वेलकम टू जी केवल। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं हम, और हम इस समय क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको सॉल्व कराकर आपको बता रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको पेपर का जो है पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर हमें मूल विधि और समान अध्ययन के क्वेश्चन समझ ही में नहीं आते हैं सर, कैसे वो पूछे गए हैं और हमें उसका क्या आंसर करना है। ठीक है, तो आज हम मूल विधि और समान अध्ययन के जो टॉपिक है उसको ही हम सॉल्व कराएंगे इस पेपर का। और अच्छे से समझिएगा, बारीकी से समझ लेंगे तो बिल्कुल आराम से आप पेपर में कर लेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को ये लेंदी कर देते हैं जिससे कि आपकी टाइम टेकन भी हो जाती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो अभी परीक्षा होगी वहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो सॉल्व कराएंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं मूल विधि एवं संविधान एवं सामान्य अध्ययन, ये वाला टॉपिक जो है ये हम अभी यहाँ पर आज जो है सॉल्व कराएंगे। इसका भाग 2 है, हिंदी वाला भी हमने सॉल्व कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, जो नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को उनको मैं थोड़ा सी अच्छे से पढ़कर एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आप क्या तैयार हो जाइए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीएससी की परीक्षा पर आराम से क्रैक करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवन का संरक्षण। ठीक है, थोड़ा सी स्लो चलूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को समझाना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी। यहाँ पर आपको दिख रहा है खाली स्थान, लिखा है मौलिक अधिकार के अंग हैं। देखिए, जीवन का संरक्षण जो है ये थोड़ा सी ऐसा टॉपिक है, यहाँ आप थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा हुआ है व्यक्तिगत आज़ादी, यानी जो आपका जो आज़ादी है वो व्यक्तिगत के रूप से हो, यानी आप पूरी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, तभी तो आपको आज़ादी मिलेगी ना, व्यक्तिगत आज़ादी की बात की जा रही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर लिखा है समानता के नहीं हो सकता, शोषण के खिलाफ नहीं हो सकता है, संवैधानिक उपायों के लिए भी नहीं हो सकता, स्वतंत्रता। तो सिंपल सी बात है, आपको व्यक्तिगत आज़ादी कब मिलती है, जब आप स्वतंत्र होते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के अंग हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान, मूल विधि और सामान्य अध्ययन वाला जो है पोर्शन हम कवर करा रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ऐसे ही अगर आप देखते चलेंगे तो ही आप उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से उस पेपर को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिएगा अच्छे से क्या दिख रहा है। देखिए फिर से खाली स्थान है, फिर बोला है भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की समिति है, और जो समिति होती है उसका वर्क पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लोक सेवा समिति का काम है, लोक लेखा समिति जो है आपकी भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थोड़ा सी लेंदी है लेकिन समझिएगा, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमने आपसे क्या बोला है, थोड़ा सी ये लेंदी करेंगे। तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करिए, और नहीं आता तो समझ लीजिए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम जो उसकी उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो ये आपका जो बी नंबर वाला है ये ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से प्रश्न, देखिए प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज ही लेंदी करते हैं। और क्या होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो लेंदी पना आपको बहुत खलता है उस जगह, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने, उसको समझने और सटीक आंसर करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको समय बहुत मिलेगा, लेकिन आपको पहले समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को क्या हो, इस भाग में अधिनियमित हो। इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी
कार्रवाइयों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सके। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं, यानी एक डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, लेंदी पेपर होता है, थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, ये डेफिनेशन दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए 45वां क्वेश्चन आप देखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि अप्रत्यय कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। देखिए पूर्णदेयता सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, जब हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि नियम का सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण क्या था, मतलब किसके कारण जो है ये जो है पूर्णदेयता का सिद्धांत पारित किया गया था, तो ये आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या है, MC मेहता बनाम भारत संघ, ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इनके कारण जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10 अक्टूबर 2017, ठीक है, ये उस समय का जो है आपका करंट अफेयर था। ठीक है, 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। तो भाई 10 अक्टूबर 2017 की बात करी जा रही है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली दे दिया गया। तो आपको याद रखना है राधा मोहन सिंह जो थे उस समय के कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बहुत टफ नहीं, लेकिन थोड़ा समझदारी से करिएगा। देखिए क्या बोले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः जो है कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना पूछी गई है जो आपको आनी चाहिए, वो हम आपको सिखा देंगे अभी आगे, चिंता मत करिएगा। तो देखिए अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है टोटल आबादी के हमारे भारत की, तो वो है 16.1%। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की तो वो है 10.2%, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों को, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से समझ कर करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभियंक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचक जो है CPI प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि CPI कौन प्रकाशित करता है, यानी जो भ्रष्टाचार सूचकांक है वो कौन प्रकाशित करता है, ये आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो अगर हम निकाले सारांश तो यही है कि भ्रष्टाचार सूचकांक है जो प्रत्येक वर्ष जो कौन प्रकाशित करता है वो आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आता होगा, और नहीं आता तो याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है संस्था वहीं पर जो है इसको जो है प्रकाशित करती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 49 वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की जो समिति जो गठित होती है उसका हिस्सा कौन होता है। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री, P फॉर प्रधानमंत्री, और Q फॉर क्या लिखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, या फिर R भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर S भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सी आपको लेंदी लग रहा होगा, बट ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस खाली देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति की समिति की एक जो है हिस्सा होता है, आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन। तो देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो एक तो आपका कंफर्म हो गया P, एक आपका क्या हो गया, केवल प्रधानमंत्री, और आपका ये जो Q है यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये होते हैं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की जो है नियुक्ति समिति के सदस्य। ठीक है, और यहाँ से ये जो है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा था खाली। ठीक है, तो कौन होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में जो है
किस फिल्म के प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार जी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, ये बहुत आराम से पूछा जा रहा है कि 64वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है अक्षय कुमार ने किस फिल्म के लिए जीता था। तो आप लोगों को अगर नहीं आता तो याद रखिएगा, रुस्तम के लिए जीता था। जो 2000 जो अभी लेटेस्ट वाला जो हमारा अवार्ड है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसे भी आप लोग बहुत अच्छे देख लीजिए, वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके जो हैं बनते हैं। चलिए देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए, किसी राज्य का जो कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में आपसे बोला जा रहा है, यानी जो राज्य होते हैं हमारे, उसकी जो कानूनी शक्तियाँ होती हैं उसके बनाने के जो संबंध में एक मतलब लेख दिया जा रहा है, उसको सही से पढ़िएगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, पी जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने से संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं, या फिर ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित करने के लिए, ना कि राज्यों के राज्यों पर। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया कि यानी जो परमिशन दे रहे हैं राज्य वो होने चाहिए, और जो बनती है सूची उसमें भी जो इन्वॉल्विंग होती है वो राज्य की परमिशन पे ही होती है। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि क्या होता है, तो देखिए दोनों ही होते हैं भाई, पी और क्यों। भाई सिंपल सी बात है, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पे संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी सहमति खुद दे देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब उन्होंने सहमति दे दी और ऐसा कोई कानून बनाएंगे जिसमें जो सहमति दी गई है उन्हीं राज्यों पे होगी, ये नहीं कि 2 राज्यों ने सहमति दे दी है तो पूरे भारत के सभी राज्यों पे हो जाएगी, नहीं। जिन 2 राज्यों ने सहमति दी है उन्हीं राज्यों पे वो जो है न्यू कानून बना के लागू किया जाएगा, तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पी और क्यों दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाइटदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इससे बाइटदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण जो है प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया गया। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, इतना लंबा है, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन बरगा जो था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, बस ये पूछा जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा बताते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सी टाइम टेकन करने के लिए। ऑपरेशन बरगा जो है कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1993 में जो लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो देखिए सिंपल सी बात है, 93 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो कौन सा था, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा था भाई, आप लोगों को आता है तो बताइएगा, नहीं आता तो याद रखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, ये डायरेक्टली पूछा जाए। कुछ क्वेश्चन ये लेंदी करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो बहुत ही आराम से हो जाएं। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है कितने वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष का होता है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी जो प्रमाण है उसके साथ इसमें से कौन सा जो है पटल है जो नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए विजेट जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी तीनों जो हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायिकी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। यानी केंद्र की शक्ति की बात की जा रही है कि केंद्र को जो केंद्र सरकार होती है उसको प्रदान करता है, ऐसा कौन सा जो है अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यार देखिएगा अनुच्छेद 253 की बात की जा रही है, जो कि क्या करता है, केंद्र सरकार को ये अधिकार प्रदान कर देता है। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है,
भर्ती की जाती है, प्रशिक्षण किया जाता है, सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों में से क्या किया जाता है ये बोला जा रहा है, किसके द्वारा किया जाता है, पेंशन मंत्रालय द्वारा जो किया जाता है। क्या है, भर्ती, प्रशिक्षण या सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण। ठीक है, तो देखिए क्या किया जाता है इनके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। तो आपको देखिए क्या बोल रहा है, फिर से आपने अगर नहीं देख पाए तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है क्या है आपका, देखिए भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण, ये PQR जो है किसके द्वारा होता है, पेंशन मंत्रालय द्वारा। इनमें से जो है पेंशन मंत्रालय क्या करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर इसका, तो देखिए क्या है आपका PQR और सभी, यानी सभी काम करता है ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। व्रही शब्द किसके लिए, देखिए गेहूं के लिए किया नहीं जाता, जौ के लिए किया नहीं जाता, तो किसके लिए, मक्का के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वैदिक काल में निम्नलिखित में जो है व्रही शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, मक्का के लिए किया जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है इसमें से ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। सिंपल सी बात है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये एक बैट टाइप का बना हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें जो है इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। भाई ये क्वेश्चन बना था, तो ट्रैफिक वाले जो आपके सैम्पल्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका क्या मतलब है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है विश्राम स्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय पूछ लिया गया डायरेक्टर निर्यात भवन नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में किस महाद्वीप की खोज की गई थी। भाई बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में किस महाद्वीप की खोज की गई थी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मूल विधि, संविधान और समान अध्ययन में। थोड़े से टफ हैं भाई, टफ कुछ नहीं है, बस थोड़ा सी समझदारी से करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, यानी संघ की बात है तो वहाँ पर जो सरकार जो है केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, या फिर क्यों जो है राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो बताइए भाई इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, देखिए अगर संघ की बात है, अगर केंद्र की बात है तो केंद्र की बात है तो केंद्र ही कानून बनाएगी, उसमें राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी केंद्र की कोई बात है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगी, केंद्र बनाएगी, वहाँ पर राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बट अगर राज्यों के लिए कानून बनाना है तो राज्य खुद सहमति देते हैं तो ठीक है, वरना केंद्र सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, P और Q दोनों ही क्या हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए निम्नलिखित में किसके ऊर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए अक्षय माने क्या होता है, जो कभी ख़त्म ना हो, यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो। तो देखिए सबसे पहला तो ऑप्शन पहला तो बिल्कुल ठीक है, सौर ऊर्जा कभी ना ख़त्म होने वाला स्रोत माना जाता है। ठीक है, फिर भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा क्या मानी जा सकती है, बिल्कुल मानी जा सकती है, भूतापीय ऊर्जा भी क्या है, मानी जा सकती है। पवन ऊर्जा क्या मानी जा सकती है, बिल्कुल मानी जा सकती है, पवन भी ख़त्म ना होने वाली का ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस नहीं मानी जा सकती क्योंकि प्राकृतिक गैस ख़त्म हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही वाला सही है, ऊर्जा के जो अच्छे स्रोत हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करेंगे कि किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइल को जो है संक्रमित करता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा माइक्रो वायरस की बात की जा रही है, जो क्या करता है आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइल को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, माइक्रो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भाई जब उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया का संचालन होता है वो कौन करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सी पढ़ा होना चाहिए। तो क्या रखिएगा, भारत का चुनाव आयोग ही करता है। ठीक
ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पोलियो के टीके के लिए जो है नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, नैनो पैच का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था पोलियो के टीके के लिए। साइंस का एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मार्क कैंडल द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कुछ थोड़े से आपको टफ पड़ेंगे, तो जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसके मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पहले जो था मौलिक अधिकार था, बाद में उसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार, बहुत इजी क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, आपका मौलिक अधिकार था, यानी जो हमारे जायदाद थी हमारे पिता की या फिर हमारे दादा परदादा की, वो ऑटोमेटिकली हमारी हो जाती थी। ठीक है, यानी बच्चे अपने माँ बाप से ज़बरदस्ती भी ले सकते थे क्योंकि इनके मौलिक अधिकार माने जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया है। माता पिता अपनी जो जायदाद है किसी भी बच्चे को देना चाहें वो अपनी सहमति से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था, बाद में क्या किया गया, इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ईजी था काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो निम्नलिखित जो है प्रकार की विषाक्तता में किसको जो है पलम्बिस्म भी कहा जाता है। ठीक है, पलम्बिस्म कहा जाता है किसे, तो याद रखिएगा फास्फोरस विषाक्तता को क्या कहते हैं, पलम्बिस कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी साइंस का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व जो है कौन करते हैं। ठीक है, यानी जो आप सुना होगा कि उस देश में राजदूत ये हैं या फिर उच्चायुक्त ये हैं, तो उसका जो प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन याद रखिएगा, मंत्रिमंडल करता है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, के रुझानों का रिपोर्ट जो है प्रकाशित करती है। यानी FDI की जो रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करती है, ठीक है, पूरी दुनिया की। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यार क्या, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि अप्रत्यय कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया। एक आपका था ना कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, MC मेहता और भारत बनाम भारत संघ, तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन इसमें आपसे धनराशि पूछ ली गई कि किस में जो है पूर्ण देयता था, तो 25,000 रुपये था। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जन समूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में ऐसे जन समूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होगा। धारा 146 जिसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता लग जाना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम इकट्ठा होकर नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको से लड़ाई करेंगी तो उसमें आप किसमें दंगे के जो है माने जाएंगे, यानी आपने दंगे के अपराधी माने जाएंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है, इतना लंबा माना गया, लेकिन सिंपल सी बात है, धारा 146 का जो है वो पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड है, तो दंगे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा संगठन जो है नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। ठीक है, यानी ये किसका जो है वो है आपका टाइटल है, क्या है, अंधेरे को कोसने के बजाय क्या करना है, हमें एक मोमबत्ती जला देना है। तो किसके द्वारा ये पूछा गया है, किसका है मतलब, तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये जो है एक वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्सों को नाम पाकिस्तान जो है प्रस्तावित किया था। यानी जो पाकिस्तान नाम प्रस्तावित किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो बात याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने ये नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है। यानी यही लघु हिमालय हैं और जो बाहरी हिमालय, इनके बीच जो सपाट घाटियाँ होती हैं उनको जो है किस नाम से जाना है, तो यानी कि दून कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एक प्रबंध संस्थान यानी ने जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक
प्रशिक्षण प्रदान करना है, यानी वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है कौन, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो देखिए रक्षा प्रबंध कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिमस्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक जो है 15वां भाग निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। बिमस्टेक पूछा जा रहा है कब, वहाँ पर किस वर्ष जो है 15वां जो था वो आयोजित कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बार हमने क्वेश्चन कराया भी था उस समय, तो याद रखिएगा काठमांडू यानी नेपाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। समझ में आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका और जो है आपका राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जो है दायर की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, याद रखिएगा 32 और 226, सॉरी 32 और 226, ठीक है, ये करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था। भाई 4-5 क्वेश्चन आपके थे आपके करंट अफेयर के, ठीक है। तो भाई पूछा क्या जा रहा है, गोल्डन पीकॉक जो है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है 2017 में किसे दिया गया था, ठीक है, बताइए। तो क्या लिखेगा, डैनफॉस इंडिया, ठीक है, डैनफॉस इंडिया को मिला था ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे। भाई वित्त मंत्री पूछे जा रहे थे उसी वर्ष के, तो बताइए भाई कौन थे। तो देखिएगा प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मूल विधि, भारतीय संविधान और आपका सामाजिक अध्ययन से, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको तैयार करने होंगे, चिंता मत करिए, हम आपको सब तैयार करा देंगे। इसी तरह से प्रश्न तैयार कर देंगे, जब आप एग्जाम में देने जाएंगे तो बहुत ही आराम से सब क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।